आज हम लिपि की बात करेंगे। और लिपि जो होती है किसी भी भाषा की लिखित अभिव्यक्ति होती है। लिपि के उद्भव को लेकर के तमाम विवाद हैं। लिपि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यह विवाद का विषय है। और यह इतना विवादग्रस्त है जितना कि भाषा की उत्पत्ति। भाषा और लिपि की उत्पत्ति के विषय में अंततः अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता है। भाषा सूक्ष्म है, अतः उसकी उत्पत्ति बताना अधिक कठिन है। लिपि की उत्पत्ति बताना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि प्रारंभ में जिन वस्तुओं पर ये लिपियां लिखी गईं वे काल कवलित हो गईं। बहुत सारी लिपियां पत्थरों पे लिखी गईं, स्तंभ पे लिखी गईं, ताम्रपत्रों पे लिखी गईं। वे लगभग 6000 साल का इतिहास बताती हैं। और इनमें भी एक रूपता नहीं है। कहीं कुछ लकीरें हैं, कहीं पशु आदि की आकृति है, कहीं भाव मुद्रा है, कहीं लिपि है। इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लिपि के विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं रही हैं। एक चित्रलिपि, दूसरी भावलिपि और तीसरी ध्वनि लिपि। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार विश्व के विभिन्न लोग अपनी अपनी भाषा का जनक किसी देवता को मानते रहे हैं। भारतीयों ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता ब्रह्मा को माना है। इसी प्रकार मिस्र के लोगों ने हायरोग्लिफिस लिपि को थॉट, बेबीलोनिया वालों ने किलाक्षरा लिपि को नेबो को, प्राचीन यहूदियों ने मूसा को और यूनानियों ने ग्रीस लिपि का हर्मेस को, चीन वालों ने चीनी लिपि का बेंचोंग को, इजराइल ने हिब्रू लिपि का जेहोवा को, फिनीसिया ने उत्तरी सेमेटिक लिपि का कैडमस को तथा रोम ने रोमन लिपि का मरकरी को तथा अरब ने अरबी लिपि का अल्लाह या आदम को एवं भारत में खरोष्ट लिपि का ऋषभदेव को अपनी अपनी लिपि का जन्मदाता माना है। आज तक जो उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीनतम लिपि जो है वो 6000 वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जोशुआ जे मार्क द्वारा एक लेख लिखा गया है। उस लेख में जोशुआ जो है क्यूनिफॉर्म को पहली लिपि मानते हैं। वे कहते हैं कि लिपि का आविष्कार सर्वप्रथम सुमेर में लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था तथा इसका संशोधन लगभग 3200 ईसा पूर्व उरुक शहर में हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि है उस लिपि को सबसे पहली लिपि के रूप में उद्धृत करते हैं, लेकिन जोशुआ कहते हैं कि सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और सबसे पुराने शिलालेख जो हैं वो प्रारंभिक हड़प्पा काल के मध्य या बाद के, जो लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व के बाद के हैं। उस समय तक मेसोपोटामिया में प्रोटो क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार हो चुका था। साथ ही सिलेंडर सील के रूप में जानी जाने वाली जो छाप वाली मुहरें थीं वो लगभग 7600 या 6000 ईसा वर्ष पूर्व की हैं। बट्समैन के अनुसार प्राचीन मेसोपोटामिया में व्यापार से उत्पन्न आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए लिपि का आविष्कार किया गया था। मेसोपोटामिया में यह उरुक काल में शुरू हुआ, जो प्रारंभिक राजवंश तक पूरी तरह विकसित हो गया था। एडुब्बा टेबलेट्स का घर एक लिपिक विद्यालय था, जहां लिपि सिखलाई जाती थी और उसे परिष्कृत किया जाता था, ताकि लगभग 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक साहित्य का निर्माण हो सके और दैनिक जीवन की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। दुनिया का सबसे पुराना दार्शनिक पाठ सुरूपाक के निर्देश आमतौर पर लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व के हैं, लेकिन यह लगभग 2600 ईसा पूर्व जितना पुराना हो सकता है। जैसा कि पहले बताया कि लिपि के विकास के मुख्यतः 3 चरण हैं: चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। तो सबसे पहले चित्रलिपि को देखते हैं। यह चित्रलिपि का प्राचीनतम रूप था। जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसका चित्र बना देते थे। आदमी, स्त्री, आँख आदि के लिए उस जैसा छोटा चित्र बना देते थे। ऐसे प्राचीन चित्र फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली, मिस्र आदि से मिले हैं। ये पत्थर, हड्डी, हाथी दांत, सींग, छाल, मिट्टी के पात्रों आदि पर होते थे। इनकी विशेषता थी कि वस्तु का तुरंत बोध हो जाता था। सर्वजन सुबोधता थी। शिक्षण की अनावश्यकता लगती है, लेकिन इसमें जो कमियां थीं वह यह थी कि संकेत अनंत बनाने पड़ते थे। प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत होता था। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध नहीं हो सकता था। अमूर्त भाव एवं विचार प्रकट नहीं हो सकते थे। चित्र बनाना श्रम साध्य कार्य था। शीघ्रता में चित्र नहीं बन सकता था। अधिक समय की जरूरत होती थी। ध्वनि लिपि की अपेक्षा स्थान अधिक होता था। ये कमियां थी। भाव लिपि के बारे में जान लेते हैं। यह लिपि विकास का द्वितीय चरण था। चित्रलिपि अधिक श्रमसाध्य थी, अतः लघुत्तर उपाय सोचने की प्रक्रिया भी जारी रही। फलस्वरूप भावलिपि का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रलिपि और भावलिपि में अंतर यह है कि चित्रलिपि में केवल वस्तु का चित्र बनाया जाता था। भावलिपि में चित्रों को सरल बनाया गया और साथ ही उनसे संबंध अर्थ भी लिए गए। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए एक गोला बनाना, उससे गर्मी, धूप, प्रकाश, दिन आदि का अर्थ बताना, रोने के लिए आँख का चित्र बनाकर उससे आंसू टपकती बूंदें दिखाना। इस प्रकार की लिपि के उदाहरण उत्तरी अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि में मिलते हैं। चीनी लिपि में आज भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो भावलिपि मूलक हैं। जैसे मनुष्य के लिए जेन में ऊपर खड़ी लकीरें, नीचे 2 तिरछी लकीरें, ऊपर धड़ हो गया, नीचे 2 पैर। यह चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। चित्र बनाने की क्लिष्टता कुछ कम हुई। एक चित्र से अनेक अर्थ प्रकट होने लगे। यह चित्राभास लिपि हुई। इसमें भी पूर्ववत दोष विद्यमान रहे। सूक्ष्म भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। किस चित्र से क्या भाव लिए जाएंगे, इसमें समरूपता नहीं थी। वर्तमान काल में उपलब्ध सिंधु घाटी की लिपि भावात्मक लिपि का एक उदाहरण है। इससे भारतीय अक्षरात्मक लिपि की उत्पत्ति की संभावना व्यक्त की जाती है। सिंधु घाटी की भाषा के ज्ञात न होने तथा भाषा के साथ पूर्वाग्रह होने के कारण सिंधु घाटी की भाषा के ज्ञात न होने तथा भाषा के साथ पूर्वाग्रह होने के कारण इसकी लिपि को विभिन्न दावों के बावजूद
जाना नहीं जा सका है। अब तीसरा है ध्वनि लिपि। यह लिपि विकास का तृतीय चरण था। यह मानव की लिपि संबंधी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि थी। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ संकेत निर्धारित किए गए। इनसे मुखोच्चरित प्रत्येक ध्वनि को लिपिबद्ध किया जा सकता था। देश काल के भेद से ये ध्वनि लिपियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विकसित हुई। इस प्रकार की लिपियां हैं देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि आदि। समय तथा स्थान के भेद से कुछ विद्वानों ने ध्वनि लिपि के 3 भेद बताए हैं। पहला अक्षरात्मक, दूसरा वर्णात्मक, तीसरा रेखात्मक। अक्षरात्मक में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है। इसमें देवनागरी को अक्षरात्मक में रखा जाता है। देवनागरी पूर्णतया वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण के लिए स्वतंत्र क आदि चिन्ह हैं। केवल लेखन की सुविधा के लिए वर्णमाला में व्यंजनों को हलंत न लिखकर अकारांत क, ख, ग आदि लिखा जाता है। वर्णात्मक में चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है। रोमन को वर्णात्मक में रखा जाता है। रोमन लिपि की उत्कृष्टता सिद्ध की गई है। रोमन में यांत्रिक सुविधा अवश्य है। जैसे क को के ए लिखा जाएगा, अ को अलग दिखाया जा सकता है, परंतु सांकेतिक निर्देशों के बिना अ, आ, ई आदि स्वरों का भेद नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए उसकी उपयोगिता अवश्य है, परंतु देवनागरी या भारतीय लिपियों से उसे अधिक वैज्ञानिक या उत्कृष्ट कहना केवल प्रलाप है। रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है। रेखाक्षरात्मक, प्रत्येक शब्द के लिए प्रत्येक ध्वनि के सम्मिलन के लिए रेखा चित्रों को निर्धारित करके बनी लिपियां रेखाक्षरात्मक लिपियां कहलाती हैं। चीन तथा जापान की लिपियां रेखाक्षरात्मक हैं। जापान ने वर्णों की संरचना करके अपनी लिपि को अपेक्षाकृत सरल बना लिया है। भारत में लिपि विज्ञान एवं लेखन कला का साक्ष्य। अब आइए देख लेते हैं कि भारत में लिपि की शुरुआत या उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं। यह प्रश्न उतना ही विवादास्पद है जितना कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न, आर्यों के मूल निवास का स्थान का प्रश्न। कल्पना, अनुमान या पूर्वाग्रहों के कारण यह प्रश्न ही उलझ गया है। उदाहरण के लिए कुछ विद्वान यदि ग्रीक लिपि से फिनीसी लिपि का उद्भव मानते हैं, तो कुछ दूसरे फिनीसी लिपि से ग्रीक लिपि का विकास स्वीकार करते हैं। यह एक उदाहरण ही लिपि संबंधी विभिन्न देशी विद्वानों की विचारधारा को समझने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि को भी विदेशी, विशेषतः सामी लिपि से उद्भूत प्रतिपादित करने का असफल प्रयास किया। लिपियों के उद्गम के संबंध में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का मत है कि आज की प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनका स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक उचित होगा। यदि सभ्यता का विकास स्वतंत्र रूप से हो सकता है तो लिपि का विकास क्यों नहीं हो सकता। आज संसार में प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनके 4 स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक अच्छा है। वे 4 लिपियां हैं: भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। इन चारों में इतना स्पष्ट पार्थक्य है कि इन्हें एक स्रोत से संबंध मानना असंगत है। संभव है किसी लिपि के 1-2 संकेत किसी दूसरी लिपि में भी आ गए हों, परंतु इतने से ही उनमें जन्य जनक भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी लिपियां निकली हैं,
यह इतिहास सिद्ध है। लिपि के संबंध में कुछ ग्रंथों में कुछ बातें आती हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र छठी सदी ईसा पूर्व में अक्षारिका का उल्लेख मिलता है। इसमें बच्चों को पीठ पर लिखे अक्षरों को पहचानना होता था। सुतांत में भिक्षुओं की अक्षारिका खेल न खेलने का आदेश है। विनय पिटक में लेखन कला की प्रशंसा की गई है। महावग्ग और जातकों में लेखन कला के अध्यापन और लेखन सामग्री का उल्लेख है। विदेशी लेखों में लिपि विज्ञान एवं लेखन का साक्ष्य। सिकंदर के सेनापति नियार्कस ने भारत का वृत्तांत लिखा था। एरियन ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका सारांश दिया है। इससे भारत में कागज आदि के उपयोग का ज्ञान होता है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारत में सड़कों पर मील के पत्थर गड़े होने का उल्लेख किया है। जन्म कुंडली का भी उल्लेख किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत में लिपि ज्ञान की प्राचीनता का उल्लेख किया। चीनी विश्वकोश फा युआन चुलिन में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। अभिलेखों में लिपि विज्ञान एवं लेखन का साक्ष्य। प्राचीन शिलालेखों आदि से भारत में प्राचीन समय में लेखन कला का ज्ञान होता है। ईरानी सम्राट दारा प्रथम के बहिस्तून अभिलेख में उत्कीर्ण लेखन को दीपि कहा गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अभिलेखों का समय 4000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अशोक के शिलालेखों से पूर्व के 2 छोटे अभिलेख मिले हैं। पहला अजमेर जिले के बड़ली गांव से, दूसरा नेपाल की तराई में पिपरावा स्थान से। बड़ली वाला अभिलेख एक स्तंभ के टुकड़े पर है। इसमें प्रथम पंक्ति में वीराय भगवते, द्वितीय पंक्ति में चतुराशीतिवश अर्थात वीरस्य भगवतः चतुरशीतिवर्षे, भगवान वीर या महावीर के निर्वाण के 84वें वर्ष में इसका मतलब हुआ। इससे इसका समय 527 ईसा वर्ष पूर्व से 443 ईसा वर्ष पूर्व होगा। पिपरावा वाले लेख का समय श्री गौरी ही रामचंद्र ओझा ने प्राचीन लिपिमाला में 487 ईसा वर्ष पूर्व के कुछ वर्ष बाद का माना है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं सदी में भारत में लेखन कला एवं लिपि का विस्तृत प्रचार था। स्थायी लेख के लिए शिला, स्तंभ, सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि के पत्र, पकी मिट्टी के सिक्के आदि प्रयुक्त होते थे। प्रारंभ में ग्रंथों आदि के लेखन के लिए पर्ण का प्रयोग होता था। बाद में भुर्ज अर्थात भोजपत्र, लकड़ी, वस्त्र, चमड़ा आदि का प्रयोग हुआ। कागज का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में जान लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भारत देश की प्रमुख लिपियों में हम ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, शारदा एवं सिंधु लिपि को रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि भारत में नेवारी, ग्रंथी, शारदा, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, गुरुमुखी, बंगाली, असामी, उड़िया आदि लिपियां भी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं। तथापि इनमें से अधिकांश लिपियां भाषा की दृष्टि से संस्कृत तथा लिपि की दृष्टि से देवनागरी से प्रभावित हैं। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन मानी जाती है। हमें अनेकों शिलालेखों में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि गधे के ओष्ठ की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए इसे खरोष्ठी कहा गया।
यह लिपि फारसी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि वर्तमान में हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं को लिखा जाता है। शारदा लिपि जो है वो कश्मीरी भाषाओं को लिखने के लिए शारदा लिपि का प्रयोग किया गया। यह देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है।